नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पिछले क्लास में हम लोग क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के वर्गीकरण किए थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होता है। इसमें पहला था आणविक ठोस, दूसरा आयनिक, तीसरा मेटालिक और चौथा कोवलेंट। जिसमें हम लोग आणविक ठोस यानी मोलिकुलर सॉलिड के बारे में पढ़ा था कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मोलिकुल होते हैं और मोलिकुलर सॉलिड को पुनः हमने 3 भाग में बांटा था। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। आज के क्लास में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो दूसरा टाइप है, जिसको दूसरा जो प्रकार है आयनिक ठोस यानी आयनिक सॉलिड, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसा हम कह रहे थे कि आज हम लोग आयनिक ठोस आयनिक सॉलिड के बारे में जान रहे हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है कि आयनिक सॉलिड यानी आयंस से बना हुआ है। तो आयंस 2 तरह का होता है, कटायंस और एनायंस, धनायन और ऋणायंस। कटायंस को हम लोग धनायन कहते हैं, धन आयन कहते हैं, इस पर प्लस चार्ज होता है। एनायंस को हम लोग ऋण आयन कहते हैं, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आयनिक जो सॉलिड होता है उसमें कटायंस और एनायंस जो होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में सजा रहता है और इसके बीच जो फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। जैसे देखिए NaCl है तो Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो इसके बीच जो फोर्स लग रहा है इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये जो फोर्स लग रहा है इसके बीच, इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ, जिसकी वजह से ये दोनों जो आयंस हैं अपोजिट चार्ज आयन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। उसी प्रकार से MgO है तो Mg पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्साइड पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो जो भी आयनिक सॉलिड होगा वो कटायंस और एनायंस यानी आयंस का बना होता है, यानी आयंस जो है अरेंज होता है 3D में डायमेंशन में, यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है और उस आयंस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ऑपरेट होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसकी वजह से ये कठोर होता है। दूसरी बात भंगुर, ब्रिटल मतलब है कि जब इसको आप इस पर हैमरिंग करेंगे यानी हथौड़ा से मारेंगे तो ये जैसे धातु के जैसा चपटा होकर के पत्थर नहीं बनेगा, बल्कि ये चूर चूर हो जाएगा। जैसे आप कोई भी साल्ट का टुकड़ा ले लें जो लगेगा कि एकदम, लेकिन उस पर जब आप हथौड़ा चलाएंगे या कोई भी वस्तु से उस पर प्रहार करेंगे तो आप पाएंगे कि वो बिखर जा रहा है यानी चूर चूर हो जा रहा है। तो जो चूर चूर हो जाता है उसी को हम लोग भंगुरता या ब्रिटल कहते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये ठोस अवस्था में जब रहता है तो ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है, यानी विद्युत का कुचालक होता है, कहिए विद्युत रोधी होता है, यानी इससे विद्युत पास नहीं करता है। क्योंकि जब ठोस अवस्था में रहता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रांगली बंधा हुआ रहता है और आयंस जो है मूव नहीं करता है। लेकिन जब इसको हम लोग मेल्ट करते हैं तो आयन एक दूसरे से अलग हो जाता है, या इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर में डिजॉल्व करने पर एक्चुअली होता क्या है कि वाटर का पॉजिटिव एंड जो होता है इसके नेगेटिव आयंस को
अपनी तरफ खींचता है और वाटर का नेगेटिव इंड इसके पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींचता है और इस तरह दोनों एक दूसरे से फ्री होकर के मूव करने लगता है और जलिया विलयन के रूप में या मोल्टेन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा सुचालक बन जाता है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि मैं एक यहाँ पर एक बीकर लिया है, बड़ा सा बीकर है या टब कह सकते हैं आप, कि मैंने एक टब ले लिया है। इस टब में पानी भरा हुआ है। इस टब में देख रहे हैं कि पानी भरा हुआ है, वाटर है। अब आप इसमें थोड़ा सा कॉमन साल्ट डाल रहे हैं। ये जो है साधारण नमक है। जिसको हम कहते हैं कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट कहते हैं, साधारण नमक, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। अब वाटर का सूत्र होता है H2O। अब देखिए होता क्या है कि NaCl जो होता है उसमें Na प्लस कटायन के रूप में होता है और Cl माइनस एनायन के रूप में होता है। अब देखिए वाटर का दो एंड होता है, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड। तो ये वाटर का नेगेटिव एंड है, ये दोनों पॉजिटिव एंड है। फिर यहाँ इसी प्रकार से ये वाटर का पॉजिटिव एंड है और ये वाटर का नेगेटिव एंड यानी O पर नेगेटिव है। अब देखिए ये दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट हो रहा है Na प्लस और किसके बीच, Cl माइनस आयन के बीच। अब ये वाटर का नेगेटिव एंड जो है इसको ये जो है अपनी तरफ खींचेगा और ये इसका पॉजिटिव एंड जो है अपनी तरफ खींचेगा और खींच करके क्या करेगा, ये दोनों को अलग कर देगा, दोनों को अलग कर देगा और Na प्लस को वाटर का नेगेटिव एंड चारों तरफ से घेर लेगा और Cl माइनस के वाटर का जो पॉजिटिव एंड है वो चारों तरफ घेर लेगा। और इस तरह से हम कहते हैं कि साधारण नमक वाटर में डिजॉल्व हो गया, वाटर में डिजॉल्व हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही वाटर में डालें तो ये दोनों आयन अलग अलग हो गया और मूव करने लगा, जिसके कारण ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन अगर ये सॉलिड अवस्था में है तो ये दोनों आयन एक दूसरे से स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा हुआ है और ये मूव नहीं कर सकता है। इसीलिए ठोस अवस्था में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन मोल्टेन स्टेट या सॉल्यूशन फेज में ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। अब हम लोग देखिए कि जो एग्जाम्पल जो है इसका आयनिक सॉलिड का वो बहुत सारा है। जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं सब इसके उदाहरण हैं, जिसमें आप कुछ देखिए जैसे NaCl, KBr, ZnSO4, KNO3, ये सारे आयनिक सॉलिड के उदाहरण हैं। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो अगला जो टाइप है मेटालिक सॉलिड, उसके बारे में जानने जा रहे हैं। तो बच्चों हम लोग अब
जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो तीसरा टाइप है, धात्विक ठोस मेटालिक सॉलिड, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो देखिए इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, इसमें मुक्त यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के समुंदर से मेटल आयंस घिरा होता है, और कहिए फ्री इलेक्ट्रॉन से ही जो मेटल के जो आयंस होते हैं, मेटल पॉजिटिव आयंस का निर्माण करता है, क्योंकि आपको पता है कि मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसका लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, जिसके वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। जैसे देखिए कोई मेटल है, तो पहले तो ठोस अवस्था में है, इसको आप थोड़ा हीट दीजिएगा या इसको आप एनर्जी दीजिएगा तो ये गैस अवस्था में आएगा, और गैस अवस्था में आने के बाद और इसको अपर हीट दीजिएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और लॉस करके एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मान लीजिए अगर n इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो n प्लस चार्ज आएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया, तो देखिए यही एक मेटल अगर आयन है तो इसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन है जो आप कह रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ दूसरा मेटल आयंस होगा। फिर इसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ मेटल आयन है। इसी तरह से मेटल आयन इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक दूसरे से बंधा रहेगा। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ देखिए कि ये मेटल आयन है, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ देखिए कि मेटल आयन है, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ मेटल आयन है, इस तरह बंधा हुआ है। फिर यहाँ भी देखिए ये इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इस मेटल आयन के सराउंडिंग में भी पाया जाता है। इसीलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुंदर से घिरे और उनके द्वारा संलग्नित कटायंस का व्यवस्थित संग्रह। तो यहाँ भी देखिए तो इस तरह इलेक्ट्रॉन के समुंदर में मेटल आयंस है, और इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही दो मेटल आयन आपस में एक दूसरे से बंधा हुआ है। और यहाँ जो ये जो बॉन्ड बन रहा है आपको, ये जो देखिए कि ये जो बॉन्ड है इसी को हम लोग मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, या इसको भी कह सकते थे। ये भी जो बॉन्ड है मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, धात्विक बंधन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और यही मेटालिक बॉन्ड के कारण धातु को तोड़ने के लिए हमें जोरदार तरीके से हथौड़े से प्रहार करना पड़ता है। जब तक हम बहुत जोर से इस पर हथौड़े से प्रहार नहीं करेंगे, जब तक धातु टूटेगा नहीं। और इसी मेटालिक बॉन्ड के कारण जब हम प्रहार करते हैं तो देखते हैं कि वो चूर चूर नहीं होता है, यानी भंगुरता नहीं है, बल्कि आघात वर्धनीय है। वो फैल करके सीट यानी चदरा का निर्माण करता है, और इसी बॉन्ड के कारण हम उससे तार खींच सकते हैं। तार खींचने की जो धातु का गुण है उसको डक्टिलिटी कहा जाता है। उसके बाद जब इस पर हम लाइट देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब हम बंद करते हैं लाइट देना तो वापस लौटता है। उस समय लाइट निकलता है, जिसके कारण धातु में चमक होती है, जिसको लस्टर कहते हैं। दूसरी बात, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक समान रूप से पूरे क्रिस्टल में फैला रहता है और इधर उधर घूमते रहता है। इसीलिए जो धातु है वो विद्युत और उष्मा का बहुत बढ़िया सुचालक होता है, यानी कंडक्टर होता है। धातु के जो छड़ है उसके एक एंड को अगर आप गर्म करेंगे तो देखेंगे कि उसका दूसरा एंड गर्म हो जाएगा। इसी तरह आप तो विद्युत में देख ही रहे हैं कि जितना भी विद्युत वायर है, इलेक्ट्रिसिटी वायर है, सब धातु का ही बना हुआ है। तो मेटालिक सॉलिड में ऐसा नहीं है कि केवल धातु उदाहरण होगा। जो एलॉय है, जैसे आपका ब्रास है, ब्राउंज है, गन मेटल है, सोल्जर मेटल है, ये सारा भी
मेटालिक सॉलिड का ही उदाहरण है। तो इसका उदाहरण में हम आपको लिख रहे हैं, ऑल मेटल्स लाइक कॉपर, टिन, आयरन, Ag, etc. and all alloy को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। लाइक ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन का बना होता है। ब्रास, पीतल जिसको कहते हैं, कॉपर प्लस जिंक, ब्रास को पीतल कहते हैं। और ब्राउन जो होता है उसको हम लोग कांसा कहते हैं। गन मेटल जिससे बंदूक की नली बनाई जाती है, गन मेटल, इसमें कॉपर, जिंक और टिन तीनों मौजूद होते हैं। तो जो धातु है और जो एलॉय मिश्र धातु है, ये दोनों मेटालिक सॉलिड्स का एग्जाम्पल है। अब बच्चों, जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो चौथा और अंतिम जो टाइप है, जिसको हम लोग कहते हैं कोवलेंट सॉलिड, सहसंयोजक ठोस, या उसी को कहते हैं नेटवर्क सॉलिड, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसा हम कह रहे थे कि हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो चौथा टाइप है, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो एटम्स होता है। एटम ही दूसरे एटम से स्ट्रांगली कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधा रहता है या बंध करके विशाल रचना का निर्माण करता है। इसीलिए इसको हम लोग विशाल अणु भी कहते हैं, विशाल अणु भी कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, डायरेक्शनल प्रकृति का होता है। इसकी वजह से एटम्स जो है अपनी पोजीशन पर बहुत, माने कहने का मतलब है अति प्रबलता से संलग्न होता है, एकदम एक जगह रहता है, जिसके कारण ये बहुत कठोर होता है और भंगुर होता है। भंगुर कहने का मतलब है कि जब इसको हम हथौड़ा से मारते हैं तो चूर चूर हो जाता है, और ये जो स्ट्रांगली जो जुड़ा रहता है, इसके कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अत्यधिक ऊंच है, यानी एक्सट्रीमली हाई होता है। तो आपको मैं बतलाया कि जो कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड है, इसके कंस्टिट्यूएंट का एटम होता है, और एटम जो है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा बहुत सारा एटम जुड़ करके विशालकाय जाइंट रचना का निर्माण करता है। इसीलिए हम लोग इसको विशाल अणु भी कहते हैं। विशालकाय जाइंट माने राक्षस, बहुत बड़ा। तो कोवलेंट बॉन्ड आपको पता ही है कि स्ट्रॉन्ग और डायरेक्शनल होता है, जिसके कारण जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके होते हैं वो अपने पोजीशन पर दृढ़ता से बने रहते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है। अभी इसका जो एक प्रॉपर्टी है वो है कि विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक होता है। तो देखिए, ये प्रायः जो है विद्युत का कुचालक होता है। ये मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, लेकिन एक अपवाद है जो कोवलेंट सॉलिड है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा सुचालक है, वो है ग्रेफाइट। क्यों है ग्रेफाइट विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक, उसके बारे में हम आपको बतलाने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, एक ग्रेफाइट की रचना है। इसमें होता क्या है कि प्रत्येक कार्बन 3 दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जो कि ये 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन है। और ये जो 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन है,
ये फ्री होता है, ये फ्री रूप से मूव करते रहता है। और ये जो फ्री रूप से ये 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन जो मूव करता है, इसी वजह से ये जो ग्रेफाइट है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। जबकि डायमंड में जो प्रत्येक कार्बन है 4 दूसरे कार्बन से जुड़े रहता है, यानी कार्बन का जो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन ग्रेफाइट में जो ये 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन है ये फ्री है। फ्री के मतलब हो गया कि ये मोबाइल है, मूव करते रहता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये जो हम यहाँ जो फिगर आपको दिखला रहे हैं ये ग्रेफाइट की फिगर है। दूसरी बात, जो एक लेयर होता है वो दूसरे लेयर से वीक वान डेर वाल फोर्स के द्वारा जुड़ा रहता है। वीक वान डेर वाल फोर्स के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसके कारण एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करता है। एक लेयर जो दूसरे लेयर के ऊपर जो स्लाइड करता है, इसकी वजह से क्या होता है कि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, जबकि बाकी जो और जो आपका जो कोवलेंट सॉलिड है वो हार्ड होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख ले जो कि कोवलेंट सॉलिड के फेमस उदाहरण हैं। जैसे आपको मैंने देखा कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, एल्युमिनियम नाइट्राइट है, क्वार्ट्ज है, तो वो सब भी आप नोट कर लेंगे। तो बच्चे, जैसा आप लोगों ने देखा कि बच्चों जैसा कि आपने देखा कि हम लोग कोवलेंट सॉलिड को काफ़ी अच्छी तरह से अध्ययन किए, और उसका जो महत्वपूर्ण उदाहरण है सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसको क्वार्ट्ज कहते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड जो कि बहुत कठोर है। डायमंड के बाद सेकंड जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो सिलिकॉन कार्बाइड है। और उसके बाद डायमंड, जिसको हिंदी में हीरा कहते हैं। तो डायमंड एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे चमकीला है, सबसे कठोर है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देखिए, यहाँ कार्बन यहाँ भी लिखे हैं और यहाँ भी लिखे हैं, तो एक्चुअली कार्बन का ही एलोट्रॉप दोनों है, डायमंड भी और ग्रेफाइट भी। लेकिन अगर कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाए तो ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट जो है विद्युत का कुचालक है, सॉफ्ट है, जबकि डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है और विद्युत का माने कुचालक है, यानी उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ग्रेफाइट मुलायम होता है, क्यों बताएं कि इसके एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करता है, जबकि ग्रेफाइट में जो डायमंड है उसमें कार्बन दूसरे 4 कार्बन से स्ट्रांगली हेल्ड है और इधर उधर मूव नहीं करता है। तो उम्मीद है कि आप लोग सारी बातों को ठीक से समझे होंगे और इसको आप अभ्यास करेंगे तो बातें और समझ में आएगी। फिर हम लोग अगले क्लास में इस जो क्रिस्टल लैटिस है और यूनिट सेल है, जो क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।